सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड को चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। डीमैट के जरिए किए गए म्यूचुअल फंड निवेश को रिडीम कैसे कर सकते हैं? क्या पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडेक्स फंड रखना सही स्ट्रैटेजी है? कैपिटल गेन्स और डिविडेंड के टैक्सेशन में क्या अंतर है? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता को आप खुद कैसे आंक सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनी फंड के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया स्वाति, थैंक यू। चलिए आज का शो शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त राज पटेल जुड़ गए हैं। राज जी नमस्ते। नमस्ते स्वाति जी। कहाँ से बात कर रहे हैं राज जी? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे 10 लाख रुपया शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है। 2 साल के लिए। मुझे 2023 में मुझे वापस चाहिए। मिनिमम 8% या 10% मिल जाए, क्योंकि मुझे एडमिशन, मेरी बच्ची के एडमिशन के लिए थी। और कहाँ इन्वेस्ट करना हो पता नहीं मुझे। आपने ये भी लिखा था कि आपको टैक्स फ्री चाहिए, राइट? हाँ, टैक्स फ्री चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं जिस स्लैब में आता हूँ ना, वहाँ पे यदि मुझे ज्यादा हो गया तो मैं 30% में चला जाऊंगा। अच्छा। तो टैक्स भी ज्यादा हो जाएगा। ओके। तो 2 साल के लिए 10 लाख रुपए, उम्मीद 7 से 8% रिटर्न की, और वो भी टैक्स फ्री। मोहित, ऑप्शंस अवेलेबल है कुछ या फिर मुश्किल है? जी राज जी, ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल है और बहुत मुश्किल है। आपका ये जो लक्ष्य आपने रखा है 7 से 8% टैक्स फ्री, जिस तरह की ब्याज की दरें चल रही हैं अभी, उनको देखते हुए और जिस तरह के डेट फंड के रिटर्न्स चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहना मुश्किल है कि आप इस तरह का कोई निवेश निकाल पाएं जो कि 2 साल से कम अवधि में बहुत टैक्स एफिशिएंट हो और आपको ये रिटर्न दे पाए। देखिए, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी अगर करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते थे, उन्हें आप सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, पर उनकी जो यील्ड चल रही है वो भी अभी 4.5% के आसपास, 4.75 के आसपास चल रही है। तो और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो 3 साल के बाद ही डेट फंड टैक्स एफिशिएंट बन पाते हैं, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है। 2 साल के नजरिए से देखें तो मेरी राय ये रहेगी कि आप कोई 2 शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ले लीजिए। देखिए, 2 साल में इक्विटी में जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो बहुत वोलेटाइल कैटेगरी हो सकती है, और जिस तरह का मार्केट का लेवल है अभी आपको बिल्कुल 2 साल के हिसाब से इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो डेट फंड्स में आप चाहें तो 2 लो ड्यूरेशन फंड्स ले सकते हैं। आप कोटक लो ड्यूरेशन फंड और प्रू आईसीआईसीआई लो ड्यूरेशन फंड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं और 3 साल के ऊपर ले जा सकते हैं तो डेट के रिटर्न्स भी आपके टैक्स एफिशिएंट हो जाएंगे, और आप चाहें तो उस अवधि के लिए कोई बैलेंस्ड फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। राज जी? हाँ जी। हाँ स्वाति जी, बोलिए। कुछ और सवाल है? नहीं स्वाति जी, नहीं। चलिए, एक चीज बताएं मोहित, मैं आप जब जवाब दे रहे थे तो मैं कुछ लो ड्यूरेशन फंड्स के रिटर्न चेक कर रही थी। नॉर्मली जो 1 साल का रिटर्न है वो दायरा काफी बड़ा है, -9.51% से लेकर 25.89% का। एक फंड जो है जिसने 1 साल में 25% का रिटर्न दिया वो है जेएम लो ड्यूरेशन। एनी पर्टिकुलर रीजन अगर आपको कुछ मालूम हो इसके बारे में, इतना ज्यादा कैसे? नहीं, देखिए, लो ड्यूरेशन फंड्स में भी अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा फंड का चुनाव ठीक करना पड़ेगा और ऐसा फंड लेना पड़ेगा जहां पर AA जो पेपर कैटेगरी होता है वो मिनिमल हो। लो ड्यूरेशन में अमूमन ये देखा गया है कि जो फंड हाउसेज होते हैं वो AA रेटिंग के पेपर्स का कंपोजिशन चेंज करते रहते हैं। तो 5 से 10% तक जब तक है तो वो नॉर्मल एक लो ड्यूरेशन फंड सब में होता है, बट अगर वो बढ़कर 25-30% के ऊपर चला जाए तो शायद वो कुछ ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि उस कैटेगरी में फिर रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा आया, बट रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत ही बड़ा गैप था, 25 सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर 8% के आसपास का।
तो वो और थोड़ा सा फंड के ड्यूरेशन पे भी मैटर करता है। लो ड्यूरेशन जो फंड्स होते हैं उनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो होता है वो 1 साल के करीबन होता है, बट अगर किसी ने उसको ड्यूरेशन को बढ़ाकर 2 साल के आसपास ले गए हैं तो लास्ट 1 साल में उनका रिटर्न ज्यादा अच्छा आया होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही आए हैं इस दौरान में। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रवदन शाह जी। चंद्रवदन जी। हाँ जी, बताइए सर, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं आपका शो देख रहा हूँ प्रोग्राम, इसमें आप कहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए और 4 से 6 ही फंड रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम 4 या 6 फंड रखते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, अगर हम ज्यादा फंड रखते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें मजबूर होकर हमें रखना पड़ता है ज्यादा फंड। चंद्रवदन जी, अगर आप समझा सके अपनी बात को, कि अगर आप कम स्कीम्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ जाती है? हाँ जी, मैं समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैंने एक फंड में इन्वेस्ट किया है, बराबर, और आप 1 साल के बाद 10% बच जाती है, बराबर, तो इसके बाद मैं 1 साल के बाद मैं रिडीम कर देता हूँ 1 करोड़ मेरे पास जो है फंड, तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होगा, बराबर। हाँ, तो इसमें 1 लाख तक तो फ्री है, टैक्स फ्री है, बराबर, म्यूचुअल फंड में। 9 लाख ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 10% के हिसाब से, 9,000 रुपीज। तो अगर वही फंड मैंने पैसा 1 करोड़ 10 फंड में रख दिया 10-10 लाख करके, और ऐसा ही मैं बच गई 10% एनईवी, और इसके साल के बाद मैं रिडीम करता हूँ तो मेरी 1 लाख रुपया मुझे हर साल फंड में मिलेगा, और सामने 1 लाख रुपया मुझे टैक्स में मिलता है, तो मुझे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी मेरी, इसीलिए हमें रखना पड़ता है। डिविडेंड इनकम की बात कर रहे हैं या फिर आप रिडीम करने की बात? नहीं, रिडीम्पशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिडीम्पशन की बात कर रहा हूँ मैं। रिडीम करने पे भी अगर 10 फंड में भी रखेंगे तो कुल मिला के आप 1 लाख की जो कमाई है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही आपको। जी, मुझे लगता है चंद्रवर्धन जी, आप जितना भी रिडीम करेंगे आप ये सोच के रिडीम करेंगे कि आपको कितने अमाउंट की दरकार है, राइट? अगर आपको पूरा 1 करोड़ रिडीम करना है या 10 लाख करना है या 20 लाख करना है, मान लीजिए आपने 10 फंड का चुनाव भी किया है और आप सबसे 10-10 लाख आपने डाला है उसके अंदर में, पर आपको जरूरत ही अगर 30 लाख की है तो आप 3 फंड से रिडीम करेंगे, और उस टाइम में मैं सपोज करता हूं कि आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है तो आपको 3 लाख का प्रॉफिट आएगा। आप 1 से रिडीम करेंगे तो आपको 1 लाख का आएगा और वो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। बट यहां पर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको रिडीम करना है, आपको इस हिसाब से रिडीम नहीं करना है कि आपको प्रॉफिट 1 लाख का ही बचाना है तो आपको 10 साल लग जाएंगे हर फंड से। अगर आप हर साल 1-1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में रिडीम करेंगे तो 10-10 लाख रुपए आप रिडीम करते जाएंगे, ये मान के कि 10% का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको 10 साल लग जाएगा उस पूरी रकम को रिडीम करने में। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है चंद्रवर्धन जी, वो आपको उस मायने से सोचना होगा कि आप अमाउंट कितना रिडीम करना चाहते हैं और आपको कितना टोटल गेन आया है। अगर मान लीजिए आपको गेन ही टोटल 1 लाख रुपए का आया है तो वो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, बट उसके ऊपर का जितना भी गेन है, चाहे वो 1 स्कीम से आए या 10 स्कीम से आए मिलाकर, आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। चंद्रवदन जी, जी, समझ में आई बात आपको? नहीं, मेरा प्रश्न ये एक ही फंड में नहीं, मैं 10 फंड में इन्वेस्ट किया 10-10 लाख रुपए, और मेरी इनकम जो है 1 लाख रुपये हुई हर एक फंड में, तो फिर मेरे तो टैक्स नहीं लगेगा ना उस पर? नहीं, जो टैक्स का रकम है सर वो टोटल देखी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक स्कीम पर 1 लाख का प्रॉफिट बनाया तो वो टैक्स फ्री और दूसरे स्कीम पे फिर 1 लाख का बनाया तो वो भी टैक्स फ्री है। अगर आप 10 के 10 स्कीम रिडीम करेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट आपको आया है लॉन्ग टर्म गेन पूरे साल में, वो सारा जुड़ जाएगा और उस पर 1 लाख रुपए माफ होगा और उसके ऊपर जितना भी गेन है सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। वो अलग अलग ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 स्कीम ली है और 5 से आप 1-1 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं टैक्स भरना पड़ेगा। कितनी भी आप इक्विटी स्कीम ले लीजिए, आपके पूरे इक्विटी निवेश पर वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, ओके, क्लैरिटी मिल गई सर अब आपको? चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए इनसे वापस हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक हम दूसरे दर्शक से बात करते हैं। अविनाश लोहोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बोलिए मैम। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हम मुंबई से बात कर रहे हैं। मुंबई से क्या जानना चाहते हैं? मेरा डीमैट में शेयर्स है SBI ब्लू चिप एंड ICICI बैलेंस एडवांटेज। आई जस्ट वांट टू रिडीम। 5-6 साल हो गए उनके उधर।
हाँ, तो रिडीम कैसे कर सकते हैं? ताकि शेर खान वाला हमको बता ही नहीं रहा है किस तरह से किया जाता है। खरीदा कैसे था सर? हाँ, खरीदा मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन। ऑनलाइन खरीदा था ना? हाँ, और डीमैट के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। डीमैट के अकाउंट में आपने लिया है। बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम होता है। बताएं। डीमैट के केस में स्वाति मैंने अक्सर देखा है कि ये कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पर भी आपको किसी ऑनलाइन ब्रोकर के थ्रू या फिर जो आपके स्टॉक ब्रोकर है उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। जो डीमैट किए हुए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं उन्हें आप आरटीए के ऑफिसेज में यानी कैम्स और कार्वी पर जाकर नहीं बेच सकते हैं। आप उन्हें फंड हाउस के ऑफिस में जाकर भी नहीं बेच सकते हैं। आपके जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी उन्हें नहीं बेच पाएंगे। जब यूनिट्स डीमैट हो जाते हैं म्यूचुअल फंड के तो उन्हें बेचने का एक ही तरीका है और वो है कि उन्हें आपको एक्सचेंज पर बेचना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पर। तो वो काम आपके स्टॉक ब्रोकर ही कर सकते हैं। तो या तो आप अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट रखते हैं तो वहां पर जाकर आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलिए कि वो एक सेल ऑर्डर डाल देंगे आपके डीमैटेड यूनिट्स का, म्यूचुअल फंड्स का, और फंड हाउस उन्हें एक्सचेंज पर वापस खरीद लेते हैं। तो बस एक ही तरीका है। इसलिए अमूमन देखा गया है कि म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें नॉन डीमैट फॉर्म में ही रखा जाता है। वो बेटर रहता है कि आप उन्हें फिर कहीं से भी रिडीम कर सकते हैं। अविनाश जी, ओके, समझ में आई बात? अब कैसे करना है? ओके मैडम, है ना? थैंक यू। ओके स्वाति मैडम, हमने जी हमें याद है मोहित, शायद आप भी उस हफ्ते थे हमारे साथ शो में जब हमने ये बात की थी कि रेगुलर या फिर तरीके से निवेश किया जाए या फिर डीमैट तरीके से निवेश किया जाए। आपकी ओपिनियन उस वक्त भी आपने यही कहा था कि थोड़ा प्लस और माइनस पॉइंट बता दें अगर दोनों तरीके का, एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, डीमैट करने में आपको स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप वहीं से खरीद बेच सकते हैं। और डीमैट के अंदर में आपको ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लगेंगी। तो जब आप खरीदने जाते हैं कोई भी स्टॉक अपने ब्रोकर के थ्रू, तो वहां पर आपको एक ब्रोकरेज लगती है। आप बेचने जाएंगे तो भी आपको एक सेल साइड में भी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। बट जब आप म्यूचुअल फंड्स को फिजिकल यूनिट्स में यानी फोलियो बेस्ड यूनिट्स में लेते हैं तो आपको ये सारी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बच जाएंगी। और बेचने के टाइम जब भी आपको बेचना होता है तो भी आपको बहुत सहूलियत रहेगी। इनफैक्ट रिकॉर्ड कीपिंग भी जो होता है वो काफी आसान हो जाता है जब नॉन डीमैटेड यूनिट्स रहते हैं, बिकॉज उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो आपको कैम्स की साइट से और हर जगह से आसानी से मिल जाती है। तो हर मायने से देखा जाएगा कि नॉन डीमैटेड यूनिट्स ज्यादा बेटर रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मोहित गांग। अगला सवाल लेते हैं पीयूष तिवारी जी का। 2-3 सवाल है, क्विकली लेते हैं। एक तो ये कि अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड हो तो क्या ये निवेश की सही स्ट्रैटेजी होगी मोहित? देखिए, मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ इंडेक्स फंड्स का और मुझे लगता है इंडेक्स फंड सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या बहुत ही एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, बिकॉज इंडेक्स फंड से सस्ता, सेफ तो नहीं बोलूंगा बट सस्ता और एक नॉन पैसिव, एक नॉन एक्टिव तरीका जो होता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जिसमें एक ऑटोमेटेड फॉर्मूले में इंडेक्स अपने आप से वेटेजेस चेंज करता रहता है। जो कंट्री के बेस्ट स्टॉक्स होंगे वो इंडेक्स का हमेशा हिस्सा रहेंगे। तो वो जो एक रीबैलेंसिंग होता है वो इंडेक्स खुद से करता है। आपको एक लो कॉस्ट में एक सबसे अच्छा और टिकाऊ ऑप्शन मिल जाता है और सारी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, कंट्री के बेस्ट स्टॉक्स होते हैं। तो आपको सोचने की दरकार नहीं है कहीं भी। बट क्या आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ इंडेक्स फंड होने चाहिए, ये थोड़ा डिबेटेबल है। आई थिंक अभी भी बहुत अल्फा जनरेशन है मार्केट में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, इवन फ्लेक्सी मल्टी कैप्स में। तो वहां पर आप किसी अच्छे एक्टिव फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, उनके साथ या किसी अच्छे फंड को देखकर उसमें निवेश जरूर करिए और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स जरूर रखिए। तो दोनों का एक अच्छा समन्वय जरूरी है पोर्टफोलियो में। उन्होंने एक सिनेरियो भी बना के दिया है कि किसी के पोर्टफोलियो में अगर निफ्टी 50, सेंसेक्स इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, नैस्डैक और S&P इंडेक्स इनके फंड रहे तो सिर्फ यही 4 या 5, तो क्या ये सही होगा? जी, चुनाव आपका बहुत अच्छा है बट इसमें रिपीटेशन बहुत है। तो अगर आप देखें कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लेने का इतना कुछ बहुत बड़ा मुझे रीजन नहीं दिखता है। निफ्टी में वो करीब सारे ही स्टॉक सेंसेक्स के आ जाते हैं। निफ्टी बड़ा बास्केट है 50 स्टॉक्स का, तो आप निफ्टी फंड ले लेंगे तो मोस्टली आपने सारे ही अच्छे स्टॉक्स को कवर कर लिया है कंट्री के। तो वहां पर आप चाहें तो सेंसेक्स को कम कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी जो है वो भी एक तरह से अगर आप देखें तो जो निफ्टी 50 है उसमें 38% कंपोजिशन आज की डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो वो सारे स्टॉक्स बैंक निफ्टी में फिर से रिपीट हो जाएंगे आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी को भी अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ निफ्टी, S&P 500 और नैस्डैक दोनों ही बहुत अच्छा चॉइस है। आप चाहें तो उन्हें रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। और इसके साथ में अगर आपको इंडेक्स फंड का ही चुनाव करना है तो आप एक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट में अभी। ऑलराइट, चलिए यहीं पर अब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। हमेशा हम सुनते आए हैं कि निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही निवेश करे, लेकिन ये रिस्क लेने की क्षमता है कितनी एक निवेशक की, वो कैसे तय कर सकता है, वो कैसे आंक सकता है? यही सवाल अपने एक्सपर्ट से हम इस हफ्ते पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। बताइए, अब पहली बात तो ये रिस्क लेने की क्षमता क्या होती है? जी देखिए, रिस्क एक ऐसी चीज है जिसका अनुमान आपको तभी लग सकता है जब आप उस चीज के अंदर में एक बार जाएंगे। आप जब उसके अंदर में पहुंचेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना आप झेल सकते हैं और कितनी आपकी क्षमता है। राइट, इट्स लाइक आप अगर बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हैं तो जब आप क्लिफ पर पहुंचेंगे तभी आपको लगेगा कि क्या आप वो जंप ले सकते हैं। शुरू में सबको लगता है कि वो ले सकते हैं बट वहां पहुंच के बहुत लोग रिटर्न भी कर लेते हैं। तो रिस्क का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आपको घर बैठे इसका एक अनुमान लगाना है तो आप कुछ 5-6 चीजें होती है जो सेबी ने प्रिस्क्राइब करी हैं। आप उनको देखिए कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी आय कितनी है, आप कितना वोलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं, यानी मार्केट जब ऊपर नीचे बढ़ता है और जब नीचे की तरफ गिर रहा है खास तौर से, तो क्या आप उस लॉस को बेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल लिक्विडिटी कैसा है, क्या आपके पास में इनफ कॉर्पस है, कैश बैलेंसेस हैं, और प्लस आपका नॉलेज लेवल कितना है, आपको कितनी जानकारी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। इन सब का एक छोटा सा अनुमान लगाइए। आपको लगता है कि आप इन सारे ही पैरामीटर्स में थोड़े से नीचे हैं तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता को आप थोड़ा नीचे आंकिए और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स का चुनाव करिए। अब प्रोडक्ट्स का चुनाव कैसे करेंगे? सेबी ने एक रिस्कोमीटर डिफाइन कर रखा है। हर स्कीम को 6 कैटेगरीज में उन्होंने रिस्क रेट कर रखा है। आप जाइए स्कीम का रिस्कोमीटर देखिए और आपको पता लग जाएगा कि वो स्कीम कितनी रिस्की है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रोडक्ट के रिस्क से अपने आप को मैच करिए और जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से फिर आप अपने प्रोडक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि एक अच्छा एडवाइजर इस मामले में आपको ज्यादा हेल्प करेगा और पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में वो आपका रिस्क रेटिंग इवेलुएट कर सकता है। तो बेसिकली मुझे लगता है मोहित यहाँ पर कि एक निवेशक को ना अपने आप से एक तो ऑनेस्टी बरतनी होगी, क्योंकि आप भले आपकी उम्र 30 साल हो या 60 साल हो सकता है कि 30 साल वाले में रिस्क लेने की क्षमता कम हो और 60 वाले में ज्यादा हो। जी।
तो ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जिससे आप पता कर सकते हैं, आपको खुद ही आंकना होगा। और रिस्कोमीटर पे हम कभी दोबारा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर मेरा एक कंसर्न है और आपकी राय क्विकली अगर आप देना चाहें वहां पे, क्योंकि हर महीने शायद चेंज हो, अगर तो बदलाव तो बताना भी है, साल के अंत में एक बार बताना है कि उन्होंने पूरे साल में वो कितना चेंज हुआ है, रिस्कोमीटर पे ऊपर गया या नीचे गया है रिस्क। तो इसके आधार पे निवेशक के लिए मुसीबत बढ़ नहीं जाएगी और ज्यादा। आपको मतलब किसी ने कहा था कि इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है होने को। तो जी बात बराबर है आपकी, रिस्कोमीटर हर मंथ चेंज हो सकता है, बट ऐसे कंडीशंस बहुत कम आएंगे जब वो वेरी हाई से लो पे चला जाए या मॉडरेट पे चला जाए। हो सकता है कि किसी एक आसपास की कैटेगरी में मूवमेंट आ सकता है। और रिस्क चीज ही ऐसी है स्वाति कि आपको हर बार उसका अनुमान लगाना होगा, हर साल आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है निवेशक भी, कि आपका जो रिस्क रेटिंग है या आपका जो लिक्विडिटी सिनेरियो है वो कितना चेंज हुआ है, आपके हालात कैसे बदले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी चेंज हुई है। तो उस हिसाब से आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी चेंज होंगी और आपका निवेश का जो तरीका है वो भी चेंज होता रहेगा। तो ये अच्छा है कि आप हर एक साल में उसका आकलन करें कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं और प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, और उसके हिसाब से ही आप अपना निवेश प्लान करें। ऑलराइट, तो रिस्क अपना जरूर आंके और उसके हिसाब से ही निवेश की प्लानिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए मोहित। और आपके सवालों का हमें इंतजार रहता है। सवाल जहां भेजने हैं आपको वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो अपना नाम और नंबर जरूर मेंशन करें ताकि आपसे हम बात करके आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ, माफ कीजिएगा, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।